डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हम जब अपनी दादी नानी को देखते हैं तो उस टाइम पर उनके 10, 11, 12 बच्चे होते थे, ठीक है? और आज के टाइम पर एक बच्चा करना भी इतना मुश्किल होते जा रहा है। इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सी बेसिकली आजकल लोगों की लेट मैरिजेस हो रही हैं, एक लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कहीं न कहीं फीमेल्स काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो वो अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं। अभी तुरंत दे डोंट वांट टू गो अहेड फॉर प्रेगनेंसी एंड समहाउ मैरिजेस लेट हो रहे हैं। पीपल आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 35-40, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न्स। एंड उसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की जनरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हो रही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एंड इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो इतनी टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट में, समहाउ दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द पोल्यूशन। पोल्यूशन। यस। तो आपने जैसा कि डॉक्टर कहा कि लेट मैरिजेस के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके हिसाब से सही एज क्या होनी चाहिए शादी करने के लिए और बच्चा करने के लिए, लड़कों में और लड़कियों में दोनों? सी एज शादी करने की जो रिप्रोडक्टिव एज अगर मैं बोलूँ तो द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इज़ 30 to 35 years। बट देन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, व्हेन दे वांट टू गेट मैरिड। आई कैन नॉट डिफाइन अ एज कि इस एज में ही आपको शादी करनी है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन करियर गोल्स, तो उनको उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है। बट आई सजेस्ट स्पेशली फीमेल साइड में, अगर वो सोच रहे हैं लेट मैरिजेस के बारे में या करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ। But they can just think of freezing their eggs as of now. एग फ्रीजिंग। Yes, and later in life they can plan pregnancy. That won't be a problem then. तो एग फ्रीजिंग के बारे में आप थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करना चाहेंगी लोगों को? सी एग फ्रीजिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप अपने रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है उसको एक सेव कर लेते हैं। बिफोर 35 अगर हम एग फ्रीजिंग के लिए आप कर लें अगर एग फ्रीजिंग, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिकॉज बिफोर दैट एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो एग्स की रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। धीरे धीरे एज के साथ वो डिटोरिएट होती है। मोस्टली हमने सुना है बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, सो दैट इज़ वेरी ट्रू फॉर फीमेल्स। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम एग को फ्रीज़ करके रख लें, एंड लेटर व्हेन यू फाइंड अ गुड पार्टनर और व्हेन यू आर प्लानिंग कि अब मैं प्रेगनेंसी करना चाहती हूँ, तब आप उन एग्स को यूज़ कर सकते हैं। बट कमिंग टू मेल साइड में ऐसा नहीं है कि एज अफेक्ट नहीं करता है, एज डज़ मैटर। बट क्योंकि वहाँ पे थोड़े से पैरामीटर्स डिफरेंट रहते हैं, तो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है मेल लड़कियों साइड में पे। ये ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। लड़कियों में ये ज़्यादा अफेक्ट तो करता है। आपने जैसे बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी, हुँ। पोल्यूशन है इतना बड़ा फैक्टर कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल है। पॉल्यूशंस जो हमारे टॉक्सिन्स रहते हैं, कहीं न कहीं आप वो इनसाइड ब्रीथ तो करते ही हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके फर्टिलिटी के लेवल्स को डिक्रीज़ कर रहा है। और लाइफ़स्टाइल की भी आपने बात की, तो क्या बिल्कुल। खान-पान और जिस तरह की हमारी लाइफ़स्टाइल मतलब पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज ही हो गई है आज के हाँ। समय में, तो ये कैसे रोल प्ले करता है? खान-पान सी क्या कितना ज़रूरी है? हाँ, कहीं न कहीं हैविंग जंक फूड्स, ओबेसिटी आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करती है। नाउअडेज़ वी आर हैविंग लॉट ऑफ पेशेंट्स विद पीसीओडी, ओबेसिटी। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली हमारे खान-पान का, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का, जहाँ हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ईटिंग, नाइट पार्टीज़ हो रही होती हैं, एंड दैट टाइम स्लीप इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर। सो इन दैट केस इट डज़ अफ़ेक्ट। तो आपने जैसे कि डॉक्टर यहाँ पर कहा ना, खान-पान के हुँ, बारे में भी आपने कहा जंक फूड्स का कंज़प्शन बढ़ गया हुँ। है। आपके हिसाब से ऐसा कौन-सी खाने की चीज़ें हैं जिसे हमें डाइट से आज ही निकाल देना चाहिए? लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, ताकि इनफर्टिलिटी के चांसेस को हम आगे चलकर कम कर सकें? देखिए, जो जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको नहीं लेना है। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप छोड़ दीजिए, है ना? वन्स इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, बट यू कैन नॉट हैव रेगुलरली कि आप डिनर में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। दिस इज़ समहाउ अफेक्टिंग योर फर्टिलिटी, बिकॉज़ आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिल रहा है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी मत लीजिए। वन्स इन अ ब्लू मून इट्स ओके, यू कैन टेक इट। और क्या ऐसा फूड आइटम जो हमें शामिल कर देने चाहिए ताकि हमारा फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नो, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड हैविंग अ गुड प्रोटीन कंटेंट इन योर फूड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी है कि एक दिन में हमें जैसे इतना खाना चाहिए या इससे ज़्यादा बेटर होता है? ऐसा तो नहीं है, मतलब सी इट्स अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन ऑफ पर्सन टू पर्सन कितना लेना है आपको, बट प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट से कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिमिंग कर रहे हैं तभी प्रोटीन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। मसल मास बिल्ड करने के लिए भी प्रोटीन उतना ही इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, तो डॉक्टर एक और चीज़ है, जब भी हम इनफर्टिलिटी बांझपन की बात करते हैं तो मोस्टली लोगों के दिमाग में आज भी सीधे औरतों पर ही उनका सवाल जाता है कि शायद लड़कियों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, लड़कों के बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं कि लड़कों में ही कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उनमें इनफर्टिलिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं? सी मेल साइड में अगर इनफर्टिलिटी का देखें, एक तो एज रहता है, दूसरा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल हम ओपीडी में फीमेल साइड तो देख ही रहे हैं, मेल साइड भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ गया है। वी आर सीइंग सीमेन रिपोर्ट्स जहाँ पे पैरामीटर्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो मोटिलिटी हो, मोफोलॉजी हो स्पर्म्स की। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फीमेल ही साइड है, ये एक मिथ है ना। दोनों 30% बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। अच्छा, कई बार ऐसे केसेस होते हैं डॉक्टर कि पहला बच्चा आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कोई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसा भी टर्म है? हाँ, बिल्कुल सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहता है, जहाँ पे हमने एक बच्चा नॉर्मली कंसीव कर लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा बेबी नहीं हो पा रहा है, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। यू नीड टू फाउंड आउट द रीजंस क्या है। ट्यूबल ब्लॉकेज है, एज इज़ अ फैक्टर, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। या फिर मेल साइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से हमारे रिपोर्ट्स या पैरामीटर्स में कुछ दिक्कत आ रही है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल पहला बिल्कुल हो बच्चा सकता है। नॉर्मल हो सकता है, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। बिल्कुल हो सकता है तो ये कोई चीज़। ऐसे टेस्ट जो हमें कराते रहने चाहिए अपनी फर्टिलिटी जांचने के लिए कि हमारी फर्टिलिटी सही है या नहीं? सी फर्टिलिटी टेस्ट एज सच नहीं रहता है, आप अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कुछ करवा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन तब करवाइए जब आप ट्राई कर रहे हैं 1 ईयर से और नहीं हो पा रहा है, देन गेट इट डन। नो रेगुलर टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर दिस। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं। कुछ मिथ्स हमने कलेक्ट किए हैं अलग-अलग लोगों से, जो यूजुअली वो पूछते हैं। तो हम आपसे कुछ पूछेंगे, तो आप बताइएगा कि ये सच्चाई है या नहीं है। आप चाहें तो उसे एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकती हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम्म। सबसे पहला है कि अगर कोई लेडी है जिसने शादी की है, शादी के तुरंत बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पाई, इसका मतलब कि वो इनफर्टाइल है। ऐसा नहीं है, सी 1 ईयर तक एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर टेस्ट्स, और वो भी एज डिपेंडेंट रहता है। अगर आप 35 से अबव हैं देन आई विल से कि आपको 6 मंथ्स ट्राई करना है, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव कंसल्ट एन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ओके। अगर किसी लेडी ने पास्ट में कभी अबॉर्शन कराया हुआ है, तो आगे चलकर उनके बच्चे में मतलब कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। दिस इज़ समवेयर ट्रू। डिपेंड करता है कि अबॉर्शन में आपका मेडिसिन से हुआ है या आपकी डीएनसी की गई है, क्योंकि छोटे जगहों पे मैंने देखा है कि जो औज़ारें यूज़ होती हैं वो बहुत क्लीन नहीं होती हैं, तो दे लैंड अप इन इन्फेक्शन, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, या यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट देन दिस अमाउंट्स टू हार्डली 1 or 2% ऑफ केसेस, वी कैन नॉट से कि ये जनरल है। मतलब अगर अबॉर्शन पहले कराया है तो चांसेस हैं कि आगे चलकर दिक्कत हो हाँ, सकती है। दिक्कत हो सकती ठीक है। है। लड़कों से रिलेटेड या फिर लड़कियों से भी रिलेटेड है कि जो ज़्यादा देर तक लैपटॉप अपनी गोद में लेकर के बैठते हैं, उनमें बांझपन के चांसेस ज़्यादा हैं। या उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं इट समहाउ अफेक्ट्स, वो ओवरीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं, टेस्टिस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब आप लैपटॉप लेते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो गर्म होता है, वो वाइब्रेशंस थ्रो करता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लैप में नहीं रखें, आप टेबल पे रखें। इवन फॉर फोन्स वी से द सेम थिंग, डू नॉट पुट इट इन द पॉकेट, टेक इट इन द हैंड और कीप इट समवेयर इन द बैग। अच्छा, पॉकेट्स को मतलब हमें फ़ोन को भी पॉकेट्स में नहीं नहीं रखना रखना है, है, देयर हाथ हैज़ अ में रखना है। वाइब्रेशन सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग आउट व्हिच इज नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कुछ है मतलब कि उसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस सी बढ़ रहे हैं? एज सच अभी कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, बट दीज थिंग्स आर देयर कि हमें गैजेट्स को अपने बहुत क्लोज ना फर्टाइल एरियाज पे नहीं रखना है। ओके, ठीक है। एक और है कि टाइट अंडरवियर पहनने की वजह से भी लड़के और लड़कियों में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते हैं। सी टाइट अंडरवेयर से ये है कि एक तो स्वेटिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। अगर हम फीमेल साइड में देखें, अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर वो यूट्रस ट्यूब में आगे जाता है, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली मेल साइड में जो मेल साइड की जो टेस्टिस रहते हैं उसका टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो समवेयर अगर वहाँ हीटिंग हो रही है, चाहे लैपटॉप से हो चाहे टाइट अंडरवेयर से हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता ही करता है। ओके, तो क्या फैब्रिक होना चाहिए फिर? Mostly cotton fabric will be good, especially in summers, and if it's loose, then that is the best thing. ठीक है। एक और है इसमें कि रात में अंडरवियर्स नहीं पहनकर सोना चाहिए, इससे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसा this is a myth. I really don't think ऐसा कुछ है।
ठीक है। एक और है कि शराब पीने की वजह से लड़के और लड़कियों में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सी अल्कोहल एंड स्मोकिंग डज अफेक्ट, बिकॉज जो उसकी निकोटिन का या अल्कोहल का लेवल होता है वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है. एज आई सेड, एवरीथिंग शुड बी डन इन अ इन अ रेगुलर, नॉट इन अ रेगुलर वे. एक पैटर्न आपको नहीं बनाना है कि मुझे रोज़ ड्रिंक करना ही है एंड आई एम अ चेन स्मोकर, तो वहाँ तो फर्टिलिटी आपकी अफेक्ट होगी ही होगी. वंस इन अ ब्लू मून इज ऑलवेज ओके. कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि जब वो कंसीव करने वाले होते हैं तो जैसे 5 से 6 महीने पहले छोड़ देते हैं शराब या फिर सिगरेट, तो कहते हैं कि हमने 5-6 महीने पहले छोड़ दिया और अब हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा है कि उससे सही होता है या फिर सी सेम कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अफेक्ट होता है कि बेटर हो जाता है, बट बॉडी में जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं यू कैन नॉट से कि वो 6 मंथ्स में रिकवर हो जाएंगी, नहीं होती है ये चीज़ें. बेटर है कि आप ये आदत छोड़ दीजिए धीरे धीरे. आई विल नॉट से कि समवन हु इज स्मोकिंग कैन लीव स्मोकिंग इन अ डे. राइट। It's not possible. So you have to leave it over a time, and it's not only for fertility, even for your general health it is very much required. राइट, करेक्ट। कॉन्डम का ज्यादा यूज करने से इनफर्टिलिटी बढ़ती है? No, not really. In fact, using condom prevents you to undergo abortions, which can land up in infertility. माइक्रो प्लास्टिक्स का कंजप्शन आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम जो भी आजकल कंटेनर हमारे हैं प्लास्टिक्स के रहते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाते हैं जिससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़े हैं। Yes, this is true. This does happen, so it should be avoided. ठीक है। अगर कोई लेडी है जिसने बहुत टाइम तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाए हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं? See, एक तो oral contraceptive pill should not be taken in a stretch for more than 3 to 6 months. ओके। है ना, it should not be. And yes, once we stop it, it takes at least 2 to 3 months for the body to come back to normal. तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि इनफर्टिलिटी मतलब ओसी पिल्स आप इतने ज़्यादा मत लीजिए, एंड इफ़ यू आर टेकिंग, टेक इट विद एडवाइस ऑफ डॉक्टर. कुछ खास सेक्स पोजीशंस ऐसी होती हैं जिससे कंसीव करने में आसानी होती है? Well, I really don't think so, क्योंकि आई डोंट थिंक जैसे पहले भी कंसीव कर रहे थे लोग, ये पोजीशंस ये सारी चीज़ आई थिंक ये मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा हो गया है. ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल पोजीशंस में भी अगर आप ट्राई करिएगा तो यू विल कंसीव इफ देयर इज़ नो अदर फैक्टर रिलेटेड टू इट. ओके। एक और ऐसा रहता है कि अगर माँ को दिक्कत हुई है प्रेगनेंसी में तो आगे चलकर उनकी बेटी को भी दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में। सी डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है. इनफर्टिलिटी इज़ नॉट इनहेरिटेड. ऐसा नहीं है कि माँ को हुई है तो बेटी को भी होगी, है ना. अभी जो लड़कियों को हो रहा है ज़रूरी थोड़ी था माँ को पहले हुआ है, नहीं है. तो दिस इज़ नॉट हेरिडिटी नहीं रहती है. या ऐसा नहीं है कि फैमिली में इट इज़ रनिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता है. आपके कॉज, आपके लाइफस्टाइल पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है. करता है। दो चीज़ें हैं, कई बार कहा जाता है कि अगर आपकी पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं तो आपकी फर्टिलिटी कंडीशन सही है, और एक कहा जाता है कि पीरियड्स अगर इरेगुलर है या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो हाँ, इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, बट पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, है ना. प्रॉब्लम बाकी भी और कहीं हो सकती है. ट्यूब में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे, या मेल फैक्टर हो सकता है. तो हरदम ये सोचना कि मेरे पीरियड सही आ रहे हैं, मेरी फर्टिलिटी ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट. अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो कंसल्ट करिए एक बार. ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होता है उसे करने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सी नॉट रियली. जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी मास को बना रहा है, बट डेफिनेटली मैंने देखा है आजकल लोग स्टेरॉयड लेते हैं स्पेशली मेल साइड में ना बॉडी बनाने के लिए, तो दैट इज़ रॉन्ग. weight lifting done in a regular way and in a planned way doesn't really cause infertility. but हाँ, अगर आप उसके साथ कुछ स्टेरॉयड ले रहे हैं, आप अपना बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो वो अफेक्ट करता है. तो स्टेरॉयड लेने से प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, हमने बहुत देखा है कि ऐसे हमारे पास कपल्स आ रहे हैं जहाँ पे मेल साइड पे बॉडी बनाना चाह रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंड समहाउ द स्पर्म्स लेवल हैव रियली मतलब काफ़ी गिर गया है स्पर्म का लेवल. ओके, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड इस तरह की चीज़ें अवॉइड करिए, बट वेट लिफ्टिंग डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी. एक और है, कई बार कहा जाता है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उनकी स्लीप साइकिल और पैटर्न बिगड़ जाता है, तो उनमें बांझपन के चांसेस बढ़ जाते हैं. थोड़े से हैं, वैसी स्टडीज़ आर नॉट देयर, बट देन वी हैव सीन केसेस. हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका नॉर्मल रूटीन है, अगर आप उससे बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को तो अफेक्ट करती ही करती है. आई हैव सीन बहुत सारे कपल्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, देन इन द डे दे आर स्लीपिंग, तो कहीं ना कहीं आपका स्लीप पैटर्न तो बदल रहा है ना.
और बॉडी में अगर कुछ भी बदलाव ऐसा आ रहा है जो अच्छा नहीं है तो वो अफेक्ट तो करेगा आपकी फर्टिलिटी को। और नींद से रिलेटेड एक और है कि अगर आप बहुत देर रात तक जगते हैं, देर से हम्म। सोते हैं या नींद की कमी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, हम्म। तो भी बांझपन के चांसेस रहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेंगी बॉडी में। हार्मोन्स अफेक्ट होंगे तो फर्टिलिटी अफेक्ट होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि अफेक्ट होगा ही। देयर आर चांसेस कि अफेक्ट हो सकता है। तो हमें अपनी स्लीप साइकिल सुधारने की ज़रूरत है बिल्कुल अगर बिल्कुल, कंसीव हेल्दी करना चाहते लाइफस्टाइल जीना तो बहुत ज़रूरी हैं। है, स्पेशली आज के डेज़ में जब इतना टॉक्सिन है एनवायरनमेंट में, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।